रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 16। अथर्व लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अब तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? शगुन ना में सिर हिलाया तो अथर्व ने वापस कहा, तो फिर? शगुन ने हकलाते हुए कहा, वह मुझे खाने में घी चाहिए। शगुन का इस तरह से घी मांगना, सब उसी की ओर देखने लगे। लुसिया और एंटोनियो को घी का मतलब समझा ही नहीं। वहीं तेजा सोच में पड़ गया। अथर्व शगुन से नजर हटा लुसिया की तरफ देखते हुए कहा, गो एंड गेट बटर फ्रॉम द किचन। लुसिया तेजी से भागते हुए किचन में गई और बटर का डब्बा लेकर आई। शगुन के सामने खोल के रख दिया। शगुन ने बटर के डब्बे को घूर कर देखने लगी, क्योंकि जो उसके घर पर वह खाती है वह यहाँ पर नहीं मिल रहा। उसने वह डिब्बे को आगे की तरफ सरकाते हुए कहा, मैं गाय का घी खाती हूँ। अथर्व ने एंटोनियो की तरफ देख कहा, जाओ जाकर कहीं से भी घी लेकर आओ। एंटोनियो के साथ तेजा भी गया, क्योंकि उसे ही घी की समझ है, और वह दोनों विला से निकलकर बहुत सारे शॉप में चेक करने लगे। एंटोनियो को पता था जहाँ पर ज़्यादा इंडियन रहते हैं वहाँ पर यह सब मिलना आसान है। वह तेजा को ही वही मार्केट में लेकर गया। रात काफ़ी हो गया था, शॉप बंद होने लगे थे। दोनों हार मानने वाले नहीं थे। अगर शॉप बंद भी हो गया तो भी वह उन्हें ज़्यादा पेमेंट देकर घी लेकर ही आएंगे, क्योंकि सवाल उनके बॉस के लिटिल गर्ल का है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें घी मिल ही गया। इंडिया के जैसे प्योर शुद्ध घी तो नहीं मिला, जो भी था पर घी मिल गया उन्हें, और वे जल्दी से विला पहुँचे। तेजा ने लुसिया के हाथ में घी का डब्बा दे दिया और लुसिया ने घी का डब्बे का ढक्कन खोल शगुन के आगे रख दी। शगुन ने वह डब्बा उठाकर पहले नाक के पास लगाकर सूंघ कर देखी। उसे अपने गांव जैसा स्मेल तो नहीं आ रहा था, पर जो भी हो, खाना तो पड़ेगा। शगुन के प्लेट में 2 चम्मच था। वह चम्मच उठाकर उसने डब्बे में से 2-3 चम्मच घी निकालकर उसने दाल में डाल दिए और चम्मच साइड में रख हाथों से दाल चावल मिक्स करके खाने लगी। वहीं सामने बैठा अथर्व उसके सारे हरकतें नोटिस किया, और दूर खड़े तेजा, एंटोनियो और लुसिया, ये तीनों ने शगुन को हाथ से खाते देख एक दूसरे को देखने लगे। तेजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कभी कभार वह भी हाथ से ही खाता है। एंटोनियो और लुसिया को बहुत अजीब लगने लगा कि शगुन हाथ से खाना खा रही है। उसने स्पून तो रखा है, फिर भी मैडम हाथ से क्यों खा रही है? लुसिया मन ही मन खुद से कहने लगी, मैम तो बहुत सुंदर है और इनकी स्किन तारीफ करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्या ये खाने की वजह से इनकी स्किन ऐसी है? क्या मुझे भी अपनी बेटी को यही खिलाना चाहिए ताकि इनकी तरह दिखे? शगुन का नेचुरल ब्यूटी देख कोई भी पागल उसके पीछे हो सकता है, जैसे फिलहाल अथर्व हुआ है। वह है ही इतनी खूबसूरत। 10 मिनट के अंदर ही अंदर शगुन ने उसके प्लेट में जितना भी दाल चावल था वह सब खा लिया, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगा था। उसी प्लेट में उसने अपने हाथ भी धो लिए। यह देख अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इस तरह से खाता पहले भी देख चुका था, पर सर्वेंट को बहुत अजीब लगने लगा। ये लड़की को कोई मैनर्स है या नहीं? खाना खाने के बाद शगुन चेयर से उठ खड़ी हुई और मायूसी से अथर्व को देख नजरें नीचे झुकाए ही बोली, अब मुझे घर जाना है, प्लीज़ जाने दो। शगुन का बार बार कहना घर जाने दो, घर जाने दो, ये सुनकर अथर्व इरिटेट होने लगा, जिसके चलते वह भी उठ खड़ा हुआ और शगुन का हाथ पकड़ कमरे में ले जाने लगा। उसके इस तरह से पकड़ने से शगुन एकदम डर गई, घबराने लगी। अंदर कमरे में ले जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और शगुन के बाहें पकड़ अपने करीब करते हुए कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हें यहीं मेरे साथ मरते दम तक रहना है। समझ में आई बात? अब तुम्हें यहाँ रहने की आदत डालनी पड़ेगी।
अथर्व ने उसकी बाहें इतना कस के पकड़ा था कि शगुन को दर्द होने लगा। उसके आंखों में फिर से आंसू बहने चालू हो गए। वह अथर्व की काली आंखों को देख डर के मारे पसीने छूटने लगे। अथर्व अपने अंगूठे से उसका पसीना पोंछते हुए कहा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ की आदत डाल लो। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना है। समझ में आई बात? इतना बोल अथर्व ने उसकी बाहें छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही शगुन वहीं फ्लोर पर बैठ रोने लगी। उसे अपने घर की बहुत याद आ रहा था। उसके माँ, बाबा, बहन सब उसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं अचानक से कहाँ गायब हो गई। यही सब सोच और भी रोए जा रही थी कि यहाँ से कैसे निकले। बहुत देर तक रोने के बाद शगुन खुद से बोली, मुझे ऐसे नहीं बैठना चाहिए। मुझे यहाँ से भागने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, तो ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। दूसरी तरफ भोपाल। एक काल कोठरी में दिशा बंद थी। उसके साथ और भी लड़कियाँ थीं कि तभी ठाकुर अंदर जाकर दिशा के जबड़े को पकड़कर मसलते हुए कहा, तेरे चाचा ने मुझसे 2 लाख रुपए लिया है। 2 लाख में तुझे मैंने खरीद लिया हूँ और साली तू यहाँ से भाग रही है। दिशा ने जैसे सुना कि उसके चाचा ने उसे यहाँ बेचा है, उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगे। वह अपने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, देखो मुझे जाने दो। मैं काम करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, पर मुझे यहाँ से जाने दो। मैं 2 लाख अपना घर बेचकर तुम्हें दे दूंगी। जो सुनकर ठाकुर ने उसे जोर से धक्का दिया। उसके इस तरह से धक्का देने से दिशा जाकर दीवार से टकरा गई। उसके सिर में चोट लग गया। ठाकुर ने आंख दिखाते कहा, तू मुझे 2 लाख देगी? अरे तुझे तो मैं 20-25 लाख में बेचूंगा। दिशा ने ठाकुर के हाथ पर जोर से काट लिए। ठाकुर तिलमिलाते हुए अपना गन निकालकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे दिशा के सिर से हल्का ब्लीडिंग आना चालू हो गया और उसने उसे काटना छोड़ दी। ठाकुर ने अपनी मजबूत हाथों से दिशा के गालों पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे दिशा के पूरे गाल लाल पड़ गए। वह पूरी तरह सुन्न पड़ गई। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह अभी मर जाएगी। ठाकुर को जरा भी तरस नहीं आया और उसके पीछे से उसका बाल पकड़ के दीवार से दे मारा। उसके दिल में जरा भी रहम नहीं था। बाकी लड़कियां यह नज़ारा देख पूरी तरह डर गई। ठाकुर उसका बाल छोड़ते ही वह धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। उसे थोड़ा भी होश नहीं आ रहा अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। ठाकुर थूकते हुए कहा, सुन लो सभी लड़कियां, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो वह तुम लोगों की दुर्दशा करूँगा कि अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगी। देर रात में पूरा काल कोठरी सन्नाटा था। यह कोठरी पूरे जंगल में था कि तभी पुलिस वालों ने पूरी तरह से घेर लिया। उस कोठरी में सब मिलाकर गुंडे 10 से 12 लोग थे और लड़कियां टोटल 6 थी और पुलिस की तादाद कम से कम 35 से 40। जब उन्हें पता चला कि पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है तो वह पूरी तरह डर गए। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकते। पुलिस वालों ने बड़ी चालाकी से अंदर घुसना चालू कर दिया और कुछ ही देर में उन लोगों ने उन पर हमला भी करना चालू कर दिया। ठाकुर तो नहीं पकड़ा गया क्योंकि ठाकुर अपनी हवेली चला गया था, पर उनके आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लेकर चले गए और उन लड़कियों को उनके चंगुल से बचा लिया जो आज रात में उन्हें वे लोग बेचने वाले थे। थोड़ी देर में माहिर भी वहीं पहुंचा। 5 लड़कियां तो सही सलामत थी, पर दिशा की हालत खराब था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। माहिर भी उन लोगों के साथ हॉस्पिटल गया। उसके माथे से जो ब्लीडिंग हो रहा था और उसके गाल पूरी तरह सूज गया था। डॉक्टर ने उसका ब्लीडिंग साफ करके ड्रेसिंग कर दिया। डॉक्टर ने पुलिस वालों और माहिर से कहा कि वह सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। दिशा इस वार्ड के अंदर बेड पर अधमरे जैसी लेटी थी और डॉक्टर ने उसका ड्रेसिंग कर दिया
माहिर ने डॉक्टर से पूछकर वार्ड के अंदर चला गया जहां दिशा सोई थी। उसके हाथ में सलाइन ड्रिप लगा था। वह होश में नहीं थी। माहिर उसके पास स्टूल लेकर वहीं बैठ गया। वह देख सकता था दिशा की हालत 4 महीने पहले और अब में काफ़ी बदलाव आ गया था। उसकी हालत देख माहिर को उस पर तरस आ रहा था। एक टाइम उसने भी उस पर बहुत अत्याचार किया था। दिशा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसके होंठ सफ़ेद सूखने लगे थे। पहले तो अच्छी दिखती थी, अभी वह बहुत पतली हो गई थी, जैसे उसे कुछ खाने को ही ना मिलता हो। उसका पेट एकदम कमर में सट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कितने महीनों से खाने के लिए कुछ दिया ही ना हो। 4 महीने पहले जहां माहिर उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, अब उसे वापस उसी के बारे में सोचने लगा। वह अपना हाथ धीरे से उसकी उंगली को छूने लगा। दिशा तो एकदम बेखबर सोई थी। इधर इटली में लगातार 2 घंटे रोते रोते ही शगुन फर्श पर सो गई। देर रात जब अथर्व कमरे में आया तो देखा शगुन नीचे फर्श पर सोई है। अथर्व नीचे बैठा उसे गौर से देखने लगा। बहुत रोने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। आंसुओं के निशान उसके गाल पर दिखाई दे रहे थे। अथर्व ने अपने हाथों से उसके गाल पर चिपके हुए बालों को धीरे धीरे साइड किया और बड़े प्यार से उसे गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया। शगुन को बेड पर धीरे से सुला दिया और फेस टिश्यू पेपर लेकर उसके चेहरे को साफ किया जो आंसुओं से निशान बने थे, और ब्लैंकेट उठाकर उसे अच्छे से कवर किया और खुद वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट के बाद फ्रेश होकर बाहर आया। क्लोसेट में जाके नाइट कपड़े पहनकर बाहर आया। वह भी शगुन के पास साइड में लेट गया। वह एकटक शगुन को ही देख रहा था। अपने इंडेक्स फिंगर से उसके गाल पर रब करने लगा। हल्की स्माइल करते हुए खुद से कहा, यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोई हो। जो मैंने 5 महीने से तुम्हें अपने लैपटॉप में देखा करता था, आज हकीकत में तुम मेरे पास मेरे करीब हो। अथर्व खुद से बड़बड़ाने लगा, तुम नॉनवेज नहीं खाती ये बात तो मुझे नहीं पता था। तुम्हें घी खाना पसंद है, पूरी घी जैसी हो, हाथ लगाऊं तो पिघल जाओगी। अथर्व ने झट से उसके कमर में हाथ डाल अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर सोने लगा। उसकी आंखों में नींद कहाँ, वह अपनी नोज उसके कंधे पर रख उसके बालों की खुशबू लेने लगा। अल्पस गुडनेस ब्रांडेड शावर जेल जिससे शगुन ने पूरा नहा कर लिया था। अथर्व उसकी खुशबू में पिघलते जा रहा था। अथर्व का नोज जैसे शगुन के कंधे पर टच हुआ कि वह कसमसाने लगी। यह देख अथर्व झट से उसके बालों में अपने उंगलियां से सहलाने लगा। ऐसा करने से शगुन और गहरी नींद में सोने लगी। अथर्व उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अगर वह उठ गई तो यह लड़की वापस सोने वाली नहीं है। एक ही रट लगाए बैठेगी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इसलिए वह प्यार से उसे बच्चे की तरह उसे सुलाने लगा। शगुन भी उसके शरीर की गर्माहट से उसके सीने में चिपक के सो गई। सुबह का समय, दिशा की जैसे आंखें धीरे धीरे खुली, उसे अपनी आंखों के सामने सीलिंग फैन को देखी और जब उसने आसपास अपनी नज़र घुमाई तो चौंक कर उठने की कोशिश की, पर उसके हाथों में सलाइन ड्रिप लगा हुआ था और अचानक से उठने की वजह से सलाइन ड्रिप की पाइप हिल गया और इंजेक्शन जो उसके हाथ में था वहां से ब्लडिंग निकलना शुरू हो गया। दिशा ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपने हाथ से वह सलाइन ड्रिप खींचकर निकाल दी। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था, दर्द हो रहा था क्योंकि वहां से ब्लडिंग निकलना चालू हो गया था। उसने बेड पर से पैर नीचे फर्श पर रखी। वह लड़खड़ाने लगी क्योंकि उसके शरीर में ताकत नहीं था। वह यहाँ से भागकर बहुत दूर जाना चाहती थी जहाँ उसके पीछे कोई ना आ सके। वह अब यह शहर छोड़कर भागना चाहती थी क्योंकि उसके दुश्मन तो उसके घर के ही लोग हैं। वह धीरे धीरे कदम चलना स्टार्ट की।
पहले उसने वार्ड के अंदर जो खिड़की था खोलकर देखी तो वो अभी भी अंधेरा था, पर सवेरा हो चुका था, जो कि हल्का हल्का अंधेरा छाया था। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। दिशा वार्ड से बाहर निकल गई। वह यहाँ से भागना चाहती थी, कोई उसे देख ना सके। उसे तेजी से चला नहीं जा रहा था, धीरे धीरे चल रही थी, पर अपनी पूरी जोर लगा रही थी। उसके सिर पर पट्टी और चेहरे पर सूजन था। यह हॉस्पिटल बड़ा नहीं था। जब रात को उसे कालकोठरी खंडर जैसे जगह से लाया गया था तो वहीं आसपास के हॉस्पिटल में जल्दी से इलाज करना शुरू कर दिया गया। यह ग्रामीण इलाका था, इसलिए हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं था। दिशा जब हॉस्पिटल से बाहर निकल गई, उसने आसपास देखा कि वह कहाँ जाए। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि घर जा सके। तभी उसके पैर वहीं रुक गए और वह सोचने लगी, अगर वह घर गई तो जरूर उसके चाचा वापस उसी जगह पर ले जाकर छोड़ आएंगे। दिशा वहीं हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई। उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से वे रोड पर चलने लगी। अब पूरी तरह उजाला हो चुका था। लोग दिखाई देने लगे थे। रोड पर गाड़ियां भी चलना चालू हो गया। दिशा ऐसे ही लगातार चलती जा रही थी। उसे नहीं पता कहाँ जाना है, बस चलते ही जा रही थी। करीब 8 बजे माहिर हॉस्पिटल दिशा से मिलने आया। तब तक नर्स को पता चल चुका था कि दिशा नहीं है। नर्स को परेशान होता देख माहिर ने पूछा, क्या हुआ, पेशेंट ठीक तो है ना? नर्स घबराते हुए अपनी नज़र नीचे कर ली और अपनी लापरवाही छुपाते हुए कहा, सर मॉर्निंग से पेशेंट वार्ड के अंदर नहीं थी। यह सुन माहिर की आंखें फैल गया। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या मतलब पेशेंट अंदर नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम्हारा डिपार्टमेंट कहाँ था? क्या तुम लोग ऐसे ऑन ड्यूटी काम करते हो? इतनी लापरवाह, गैर जिम्मेदार। नर्स ने नज़रें नीचे झुकाए ही बोली, सर कैमरा चेक किया था, पेशेंट वार्ड से निकलकर गेट से बाहर गई और वहां से रोड पर चली गई, उसके बाद का कैमरा नहीं है। माहिर ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर के बालों को पीछे ढकेलते हुए सोचने लगा, ये लड़की अब कहाँ गई? अब कौन सा मुसीबत लाने वाली है? मुझे रात को इस तरह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। माहिर ने विशाल को कॉल करके जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया। वे दोनों रात को पास के होटल में ठहरे थे। माहिर का कॉल देख विशाल भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। माहिर ने विशाल को दिशा का फोटो देकर कहा, जल्दी से दिशा के घर पर पता लगाओ, क्या वहां गई है, और साथ में पुलिस स्टेशन जाकर इन्फॉर्म भी कर दो, और हमें इसी रोड पर उसे ढूंढना चाहिए। मुझे नहीं लगता वह कहीं ज़्यादा दूर गई होगी, क्योंकि उसकी कंडीशन इतना भी अच्छा नहीं है। माहिर के कहने पर विशाल वहां से पुलिस स्टेशन चला गया और माहिर अपने कार में बैठ जिस तरफ दिशा रोड पर गई थी उसी तरफ अपना कार लेकर चल दिया। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। धूप की किरणें खिड़की से होती हुई कमरे में आ रही थी। शगुन अपना फेस कभी इधर तो कभी उधर किए जा रही थी। बिस्तर इतना मखमली था कि शगुन उसमें ही दबी थी। बिस्तर से आ रहे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू से झट से आंखें खोल दी। जब उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाया तो कमरे में अथर्व नहीं था, जिसके चलते शगुन वहीं बैठी रही। वह अपने दोनों पैर सिकुड़ा लिए अपना मुंह दबा के घर के बारे में सोचने लगी। मेरे घर वाले सब ढूंढ रहे होंगे। 10 मिनट तक शगुन ऐसे ही बैठी रही। आंखों में आंसू तो था। फिर कुछ सोचकर उसने बेड से उठ खड़ी हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाख कोशिश करने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। हार मानकर वापस बेड पे आके बैठ गई। तभी उसकी नज़र बालकनी में गया। वह जल्दी से बालकनी में गई। बाहर का नज़ारा उजाले में देख वह दंग रह गई। इतना सुंदर क्लाइमेट वह पहली बार देख रही है। उसे आए सिर्फ 1 दिन हुआ है। वह कल से यहाँ आई है। जब रात में बालकनी में आई थी तब उसे सिर्फ विला का ही व्यू देखा था।
पर अभी का व्यू देख उसकी आंखें फैली की फैली रह गई। वह सोच में पड़ गई, आखिर इस वक्त वह है कहाँ। यहाँ के लोग भी अलग दिखाई दे रहे हैं, घर की नौकरानी भी अजीब दिखाई दे रही है। वह लगातार यही सब सोचने लगी। शगुन ने अपने आप को अंदर से मजबूत किया कि वह यहाँ से किसी भी हालत में निकल कर रहेगी। अथर्व स्टडी रूम में बैठे ही शगुन को देख रहा था। उसने तुरंत लुसिया को कॉल करके ब्रेकफास्ट कमरे में भेजने के लिए कहा। 5 मिनट के बाद लुसिया अथर्व के कमरे में शगुन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर गई। लुसिया को भी शगुन के लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लुसिया हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लेकर अथर्व के कमरे में एंटर हुई। अपने चेहरे पर हल्के स्माइल किया और शगुन को देख गुड मॉर्निंग विश की। उसकी गुड मॉर्निंग के बदले में शगुन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह एकटक लुसिया को देखती रही। वह वहाँ के लोगों के रहन सहन, गार्ड और सर्वेंट को देख इतना तो समझ गई कि वह कहीं और ही जगह पर है। ये लोग तो हमारे जैसे थोड़ा भी नहीं दिख रहे, सिर्फ अथर्व और तेजा, यही दोनों की स्किन मेरे जैसा है। शगुन ने मन में सोचा कि एक बार फिर से इससे मदद मांग कर देखती हूँ। शगुन ने धीरे से आवाज़ में बोली, आंटी मुझे मेरे घर जाना है। लुसिया शगुन के तरफ देखने लगी, पर उसकी बातें उसे समझ नहीं आया। बस उसे इतना समझा कि वह कुछ कह रही है, पर क्या कह रही है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लुसिया ने माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल व्हाट यू सेड। शगुन सोफे से उठ खड़ी हो गई और रुआंसी आवाज़ में बोली, आई वॉन्ट टू गो माई हाउस। शगुन के मुंह से इतना सुन लुसिया को उस पर दया आने लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं कि वह एक भी स्टेप आगे बढ़े। वह उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसे एंटोनियो का पावर पता है कि वह उसकी पूरी फैमिली को गायब कर देगा। स्टडी रूम में बैठे अथर्व देख रहा था कि आखिर लुसिया उसकी क्या हेल्प करती है। लुसिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। लुसिया इतना बोल वह बिना वक्त गंवाए रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही शगुन ने फिर से रोना चालू कर दिया और जैसे उसकी नज़र ब्रेकफास्ट पर गया, वह गुस्से से सारा ब्रेकफास्ट नीचे फेंक दी। पूरा ब्रेकफास्ट फ्लोर पर फैल गया। जो कांच के प्लेट थे वह टूटकर बिखर गए, स्पून इधर उधर बिखर गया। अथर्व अपने स्टडी रूम में बैठे ये सब नज़ारा देख रहा था, पर वह कुछ बोला नहीं। वह जानता था कि यह सही टाइम नहीं है। अगर वह खुद गया तो एक ही रट लगाए बैठेगी, जिसके चलते वह थोड़ी देर के बाद जाने का सोचा। तब तक वह शांत हो जाएगी। इधर इंडिया भोपाल, दिशा चलते चलते काफ़ी दूर तक निकल गई थी। अब उसके पैरों में दर्द होने लगा था। उसे अब चला नहीं जा रहा था कि तभी उसके सामने एक चाय का स्टॉल दिखा, जहाँ पर 1-2 लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे। दिशा धीरे धीरे चलते चलते वहीं जाकर रुक गई। चाय वाले अंकल से मदद मांगते हुए बोली, अंकल मुझे आपका मोबाइल चाहिए, मुझे मेरे घर कॉल करना है। उस बूढ़े अंकल ने दिशा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत देख वह समझ गया कि यह लड़की हॉस्पिटल से बाहर आई है। उन्होंने तुरंत अपना कीपैड वाला मोबाइल दिशा के हाथ में दे दिया और साथ में ये भी कहा, बेटी तुम्हारे माथे पर इतना बड़ा ये चोट कैसे लगा? दिशा ने बात घुमाते हुए कहा, वह अंकल, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, घर वालों को कॉल करके बताना है। दिशा की हालत देख बूढ़े अंकल को तरस आ गया, इसलिए उन्होंने उसे पानी के साथ 1 कप चाय भी दिया। दिशा को चाय देख लालच आ गया, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ना में सिर हिला दी। दिशा अपनी नज़रें नीचे कर ली और धीरे से बोली, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस बूढ़े अंकल ने कहा, तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? 1 कप चाय तुम्हें मुफ्त में पिलाने से मैं गरीब थोड़ी ना हो जाऊंगा। ये लो चाय, अब पी लो।
अंकल का इतना कहना कि दिशा ने उनके हाथ से एक कप चाय ले लिया और अंकल से एरिया का नाम पूछ के अपने भाई नंदू को कॉल करके बता दिया। लगभग आधे घंटे के बाद माहिर की गाड़ी उस स्टॉल के सामने आकर रुक गई। दिशा चाय पीकर वहीं लकड़ी के बेंच पर बैठी थी और जैसे उसकी नज़र ब्लैक कलर की मर्सिडीज पर गई कि वह पूरी तरह डर गई। उसे लगा कि ठाकुरों के आदमियों ने उसे ढूंढ लिया है। वह जैसे भागने को उठी, वह भाग पाती कि उसके पहले ही माहिर कार में से बाहर निकला। दूसरी ओर से विशाल भी बाहर आया। उनके साथ नंदू भी था। विशाल ने तेजी से जाकर दिशा के सामने खड़ा हो गया। विशाल को देख दिशा थम सी गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। दिशा पीछे मुड़कर देखी तो माहिर के साथ नंदू भी था। वह पूरी तरह डर गई थी। उनके साथ मेरा भाई क्या कर रहा है और इन्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। वह अपने मन में सोच ही रही थी कि नंदू दौड़ते हुए दिशा के गले जा लिपटा। दिशा अपने भाई को गले लगा उसके माथे पर किस करने लगी। तभी दिशा को महसूस हुआ कि माहिर उसी की ओर आ रहा है। दिशा ने अपने भाई का हाथ पकड़ जोर से बोली, नंदू भाग यहाँ से, हमें यहाँ से भागना होगा। और अपने भाई का हाथ पकड़ भागने की कोशिश की, पर नंदू भागा नहीं। वह टस से मस तक नहीं हुआ। दिशा ने अपने भाई का हाथ जोर से पकड़ गुस्से में बोली, नंदू हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ किसी के चंगुल में फंसो। दिशा के मुंह से यह सुन माहिर अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले एटीट्यूड के साथ खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह लड़की अभी भी उस पर ब्लेम कर रही है। उसे अभी भी मुझसे खतरा महसूस हो रहा है। नंदू ने दिशा का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहा, दीदी मैंने इन्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ और आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ही इनसे मदद मांगा था आपको ढूंढने के लिए। दिशा तो मन में सोचने लगी कि उसका भाई अभी बहुत छोटा और भोला है। उसे नहीं पता दुनियादारी, वह किस हालात से बचकर निकली है और वह अपने भाई को किसी दलदल में नहीं फंसाना चाहती। दिशा माहिर के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई को इन सब में मत लो, वह छोटा है। माहिर अपनी आंखों पर से गॉगल उतारते हुए कहा, तुम्हें हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है, तुम वहीं ठीक हो सकती हो। दिशा ने जो अपने हाथ पर से सलाइन ड्रिप निकाली थी, वहाँ से ब्लड निकल के उसके हाथ पर सूख गए थे, जो दिशा ने इधर उधर अपने कपड़ों में भी लगा लिया था। नंदू ने दिशा का हाथ पकड़ के बोला, दीदी आपको यह चोट कैसे लगा? नंदू का फिक्र करता देख दिशा के आंखों में आंसू आ गए और वह अपने भाई का हाथ पकड़ के वापस बोली, नंदू हमें यहाँ से चलना चाहिए। फ्लैशबैक। दिशा ने जब उस बूढ़े अंकल का मोबाइल लेकर नंदू को कॉल लगाया था, तब उसने अपने दादू और दादी से भी बातें किया कि उनके पीछे ठाकुर के लोग लगे हैं। वे लोग उसे कहीं बेच देंगे, जिसके चलते उसे कुछ महीनों के लिए ये शहर छोड़ के दूसरी जगह चले जाना चाहिए। पहले तो उसके दादा दादी तैयार नहीं हो रहे थे, पर उनकी पोती खतरे में है, जिसकी वजह से वे दोनों मान गए। वह अपने साथ नंदू को भी लेकर जाने का फैसला किया और इस वक्त विशाल उनके घर मौजूद था। उसने सभी बातें सुन लिया और समझ लिया कि इस मुसीबत से कैसे निकलना है। नंदू रोते हुए विशाल को सब बता दिया और उनसे मदद मांगने लगा, जिसके चलते माहिर और विशाल उसी लोकेशन ट्रेस करते हुए आ पहुँचे। प्रेजेंट में दिशा अपने भाई को लेकर यहाँ से भागना चाहती थी, पर वह भाग नहीं पाई। विशाल दिशा के सामने आकर कहा, दिशा मैडम हॉस्पिटल चलिए और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपको अगवा किया था उनका काम तमाम हो गया है। ये सुन दिशा अंदर से सोचने लगी
क्या पता ये लोग भी उनसे मिले हो। पहली दफ़ा जब मैं वहाँ कैद थी तभी भी यह लोग मुझे वहीं मिले थे और इस बार भी यह लोग मुझे इस हालत में मिल रहे हैं। हो ना हो यह लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। दिशा और नंदू कार में जाकर चुपचाप बैठ गए। माहिर और विशाल कार के फ्रंट सीट पर बैठ गए। दिशा बैठने को तो कार में बैठ गई पर वह बहुत डरी हुई थी। अपने भाई के लिए अब वह ज़्यादा डरे जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई को हर कोई जाने। जिन हालातों से वह लड़ रही है उसमें उसका भाई भी पड़े। अपने भाई को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। थोड़ी देर में उनकी कार एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने जाकर रुका। पहले वाले हॉस्पिटल में नहीं गए क्योंकि वह बहुत छोटा हॉस्पिटल था। चारों कार में से बाहर निकले। नंदू अपनी बहन को सहारा देकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर गया। दिशा ने विशाल के तरफ देख कहा, आप लोगों ने हमारी मदद किया, अब आप लोग जा सकते हैं। मैं अपना ट्रीटमेंट करवा लूँगी। दिशा ने अपने मन में सोचने लगी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वह इतने पैसे नहीं दे सकती। वह अपने मन में सोच ही रही थी कि माहिर बोल पड़ा, चोट सिर में लगा है, जुबान में नहीं, बहुत बोलती हो तुम। इतने में नंदू बोल पड़ा, दीदी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माहिर गॉगल्स लगाए हुए दिशा को बहुत गौर से देख रहा था कि इस लड़की के ऊपर आए दिन न जाने कितने मुसीबत आ रहे हैं, फिर भी लड़ रही है। दिशा ने अपने भाई का हाथ मजबूती से पकड़ कर रखा था, जैसे उन दोनों को कोई अलग कर देगा। माहिर ने नंदू की तरफ देख कहा, मुझे नहीं लगता तुम भाई बहन को इतना सोचना चाहिए। थोड़ी देर में चारों हॉस्पिटल के अंदर गए। इस हॉस्पिटल में उसे अच्छे से ट्रीटमेंट मिलना चालू हो गया। डॉक्टर ने उसके सिर पर लगे चोट का ड्रेसिंग किया और आराम करने के लिए कह दिया। दूसरी तरफ इटली में बहुत देर के बाद अथर्व कमरे में गया। अथर्व को देख शगुन सोफे से उठ खड़ी हुई। अथर्व इस वक्त बहुत शांत दिखाई दे रहा था। उसके पीछे लुसिया भी कमरे में आई और उसने नीचे फेंके हुए ब्रेकफास्ट को साफ करने लगी। जब वह साफ करके कमरे से चली गई और कुछ ही देर बाद उसने वापस ब्रेकफास्ट बनाकर कमरे में लेकर आई। अथर्व कड़क आवाज में बोला, अब फेंक कर दिखाओ। उसकी डरावनी आवाज़ सुन शगुन अंदर तक डर गई। वह अपने मुंह का सलाइवा गटकते हुए इधर उधर देखने लगी क्योंकि अथर्व सच में बहुत गुस्से में था। अथर्व ने ब्रेकफास्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, 10 मिनट में ब्रेकफास्ट फिनिश करो। शगुन ने ब्रेकफास्ट की ओर देखा तो अचानक से उसे ब्रेकफास्ट जो टेबल पर रखा था उसे नाइफ दिखा जो कि फ्रूट के साथ रखा था। उसे देख उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा जिसका अंदाज़ा अथर्व को भी नहीं था। शगुन धीरे धीरे टेबल के पास पहुंची। उसने फ्रूट उठाने के बजाय उसमें रखी हुई नाइफ उठा लिया। जैसे उसने हाथ में नाइफ उठाया, फ्रूट खाने के बजाय शगुन ने हाथ में ताने अथर्व से बोली, अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं। अथर्व उसके हाथ में नाइफ देख बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसे लगा कि वह मुझ पर हमला करेगी, इसलिए अथर्व अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले वैसे ही खड़ा रहा और अपनी काली आंखों से घूरते हुए कहा, तो तुम मुझे इससे मारने वाली हो। शगुन रोते हुए बोली, दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना क्या? अथर्व ने कहा। शगुन ने कहा, वरना मैं इससे अपनी हाथ की नस काट लूँगी। अगर तुमने नहीं जाने दिया तो मैं खुद को मार लूँगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। शगुन की मरने वाली बात सुन अथर्व अपनी जेब से हाथ निकालकर उंगली पॉइंट करते दांत पीसते हुए कहा, देखो चाकू मुझे दे दो।
शगुन के हाथ डर से कांप रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पहले मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं सचमुच खुद को मार लूँगी। शगुन का जिद सुन अथर्व का गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। वह खुद को बड़े मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अथर्व अपना गर्दन टेढ़ा करते हुए कहा, मैंने कहा चाकू नीचे फेंको। एक बार कहने पर तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? शगुन को तो यही मौका था कि वह अपनी बात मनवा ले। उसने चाकू को अपनी कलाई पर रख धमकी देते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, पहले दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। अथर्व धीरे धीरे शगुन के तरफ ही बढ़ते जा रहा था। वह खुद को मार पाती उससे पहले ही अथर्व ने झट से उसके हाथों को पकड़ चाकू छीन लिया और जोरदार एक तमाचा शगुन के गाल पर दे मारा। उसके इतने जोरदार थप्पड़ शगुन के गाल पर पड़ते ही वह फ्लोर पर जा गिरी और उसके एक हाथ गाल पर था और वह झुक गई थी। शगुन के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गया। अथर्व की आंखों में जुनून सवार हो गया था। वह इतना गुस्से में था, पता नहीं आज क्या कर बैठता। अथर्व के पांचों उंगलियों के निशान शगुन के गालों पर छप गए। वह अपनी नज़र उठाकर भी नहीं देख रही थी। आज पहली बार उसे थप्पड़ पड़ा था। उसके माँ बाबा बहुत प्यार करते थे। वह कितनी भी गलती कर ले पर उसके बाबा हमेशा उसका साइड लिया करते थे। एक आधा बार माया जी उसे डांट लगाती थी पर श्याम जी कभी नहीं। शगुन के गाल एक साइड पूरा सून पड़ गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जबड़ा पूरा हिल चुका हो। उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। उसके आंसू फर्श पर गिर रहा था। अथर्व दांत पीसते हुए कहा, बहुत मरने का शौक है तुम्हें? अगर ऐसा वापस करने की तो दूर, सोचा भी ना, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अथर्व इतना बोल नीचे झुका और शगुन की बाहें पकड़ के अपनी तरफ किया, जैसे उसने देखा कि उसके गोरे गाल पर 5 उंगलियों के निशान पड़ चुका है। अथर्व की नज़र पड़ते ही उसकी आंखें फैल गया। उसे अब अपने किए गए करतूतों पर बुरा लगने लगा। अथर्व की हाथ जो शगुन के हाथ पर था, शगुन ने उसका हाथ झटकते धीरे धीरे पीछे जाने लगी। उसको डरता देख अथर्व को बहुत बुरा फील होने लगा। अब जाके उसे शर्म आने लगा कि उसने अभी अभी क्या कर दिया। शगुन के गाल पूरे आंसुओं से गीला हो चुका था। अथर्व अपने दोनों हाथ थोड़ा सा ऊपर करते कहा, देखो गलती से थप्पड़ लग गया। शगुन धीरे धीरे पीछे होते सिसकियाँ लेते हुए बोली, ब हु त बूरे बू रे ई इंसान हो। वह ठीक तरह से बोल नहीं पा रही थी। इतना जोर से रोने लगी जैसे अभी के अभी दम तोड़ देगी। अथर्व ने बैठे ही उसका पैर पकड़ के अपने तरफ खींच लिया। उसके दोनों बाहें पकड़ अपने एकदम सीने से लगा टाइटली हग किया। शगुन उससे छूटने के लिए लाख कोशिश करती रही पर अथर्व टस से मस तक नहीं हुआ। वह इतना जोर जोर से रोए जा रही थी, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगा। अथर्व अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा। वह उसे बच्चे की तरह चुप करा रहा था पर शगुन है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शगुन ने अपने नाखून से अथर्व के चेस्ट पर चुभाते रोते हुए कहा, आप गंदे हो। अथर्व का जो शर्ट का बटन खुला था, शगुन के इस तरह से नाखून चुभाने से उसके गठीले शरीर पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके इस तरह से हरकत करने से अथर्व ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वह उसके बालों पर और पीठ पर सहलाते जा रहा था। तकरीबन 25 मिनट के बाद शगुन धीरे धीरे शांत होने लगी। उसको शांत होता देख अथर्व ने झट से उसे गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाके बिठाया। लैंडलाइन से कॉल करके सर्वेंट लुसिया से कहा कि आइस पैक उसके कमरे में लेकर आए। 2 मिनट के बाद ही लुसिया आइस पैक लेकर दौड़ते हुए अथर्व के कमरे में पहुंची। अथर्व
आइस पैक हाथ में लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और जैसे शगुन के गाल पर टच करने वाला था कि शगुन ने उसके हाथ को झटक दिया। शगुन अपने गुस्से वाले लाल आंखों से उसे घूरकर देखने लगी। अथर्व ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के नीचे किया, उसके गाल पर आइस पैक टच किया, जिससे शगुन और भी रोने लगी। उसे अब यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। अथर्व ने अपने हाथों से उसके बालों को एक साइड किया। उसका गोरे गाल अब स्वेलिंग हो चुका था। आंसुओं से उसके गाल गीले हो चुके थे। वह लगातार सिसकियां लेते जा रही थी। शगुन अथर्व को नफरत भरे नज़रों से देख रही थी। वहीं अथर्व को भी बहुत बुरा लग रहा था। अथर्व को ये बात तो अच्छे से जानता था कि उसकी फैमिली उसे प्यार के सिवाय उस पर हाथ उठाना तो दूर, चिल्लाकर बात तक नहीं किया है। अथर्व ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था। तुमने मुझे मजबूर किया, बट आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। शगुन बहुत रो रही थी। जब अथर्व उसकी आंखों में देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो। शगुन ने आगे रोते हुए बोली, तब तक तो मैं यहाँ रहूँगी नहीं, फिर आप मुझे कैसे मारोगे? मुझे यहाँ एक पल नहीं रहना। मुझे सच में मेरे बाबा की याद आ रहा है। मुझे उनके पास जाना है। अथर्व शांत था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह जानता था इस वक्त कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि शगुन मानेगी नहीं। वह जिद पर अड़ी है। अथर्व ने उसके गालों पर आइस पैक लगा के रखा था और प्यार से कहा, अब तुम पहले ब्रेकफास्ट करोगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।